नमस्कार दोस्तों। एप्टेट एजुटेक के करियर टॉक इस सेगमेंट में मैं प्राध्यापक धीरज बोने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिले, पाल्यों को मार्गदर्शन मिले, उद्योजकों को व्यवसाय की टिप्स वगैरह यहाँ पे मिले। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एप्टेट एजुटेक करियर इंस्टीट्यूट में आज हमारे बीच मौजूद है चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष अग्रवाल सर, जो 1000 से ज़्यादा देश विदेश में सेमिनार ले चुके हैं, वर्कशॉप ले चुके हैं, 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को सफलता के गुर सिखा सके हैं, नए नए उद्योजकों का उन्होंने निर्माण किया है, एक लाइफ कोच के तौर पे, एक पेरेंटिंग के एक्सपर्ट ट्रेनर के तौर पे, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे शहर ही नहीं पूरे देश भर में ये प्रसिद्ध है। तो मैं सबसे पहले आशीष अग्रवाल सर का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। मैं एप्टेट एजुटेक अकेडमी के माध्यम से सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, आपका सफ़र, आपका जर्नी कैसा रहा? थैंक यू धीरज जी, थैंक यू टोंगसे साहब, थैंक यू एप्टेट एजुटेक करियर डिज़ाइन एकेडमी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। धीरज जी, आपका सवाल जो है कि आपका जर्नी कैसा रहा, तो जर्नी इज़ वंडरफुल। जर्नी मैं स्टार्ट करूं अगर सीए की जर्नी की, तो इट स्टार्टेड इन द ईयर 2005। I qualified as a chartered accountant in the year 2005. It's nearly 19 years today. और ये जर्नी में सीए की जो जर्नी थी, इसमें मुझे पता चला कि आई एम नॉट हियर जस्ट टू बी अ रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने 2005 में सीए कंप्लीट किया, बट 2004 में जब मैं सीए फाइनल में था, तभी मैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। सीए इंटर के 2 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, जिनको मैंने सीए फाइनल क्लियर होने के पहले पढ़ा दिया था। तो 2004 से मेरा टीचिंग का भी एक पैशन रहा है। मेरी खुद की एकेडमी भी है, अग्रवाल्स प्रोफेशनल एकेडमी, जो 11th-12th के स्टूडेंट्स और सीए के स्टूडेंट्स को केटर करती है। तो मैं पिछले 20 सालों से सीए के स्टूडेंट्स को भी गाइड कर इस दौरान, मतलब सीए इज़ अ डिफ़िकल्ट कोर्स ऐसा सब कहते हैं, तो जो मैं नहीं मानता कि सीए बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी मैंने इन 20 सालों में ये महसूस किया है, कई बार बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत बहुत किया है, लेकिन फिर भी वो सीए क्वालिफाई नहीं। तो ये एक जो सवाल बहुत, मतलब सीए का अगर किसी बच्चे का रिज़ल्ट निगेटिव आता है, तो नेचुरल है कि उसके घर परिवार में, उस बच्चे में बहुत निराशा आती है जैसे ही निगेटिव रिज़ल्ट आता है। और अगर वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, 2 या 3 या 4 बार अटेम्प्ट दे चुका है, फिर भी अगर निगेटिव रिज़ल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है। तो निराशा सिर्फ वो बच्चे को या उसके पेरेंट्स को नहीं, मुझे ज़्यादा होती थी कि मैं देखता था यार, वो बच्चे के पूरे कंसेप्ट क्लियर है, नॉलेज है, सब कुछ है, फिर भी वो क्लियर क्यों नहीं होता। तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है डॉक्टर चीनू अग्रवाल। शी इज़ ए लीडिंग साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। शी इज़ a celebrity right now. She conducts workshops all over the India, even out of India. वो रेगुलर पैनलिस्ट है CNBC, जी बिजनेस वगैरह पे। प्राइम टाइम शोज़ कंडक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ पे। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को, साइकोलॉजी में जो पैशनेट हैं उनको वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं उनके। तो 5 साल पहले एक ऐसे इंटरेक्शन में जब सीए के रिजल्ट्स आए थे, तो मेरे कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, जो 2-3 बच्चे थे वो क्लियर नहीं हुए। तो मैंने ऐसी चर्चा की दीदी से कि ही वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, मेहनत भी किया, फिर क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो दीदी से बातें करते हुए मुझे समझ में आया कि इट इज़ नॉट जस्ट कि कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है तो बच्चा 95-98 वाला है तो वो जो चाहे कर लेगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन देर आर मेनी अदर पैरामीटर्स फॉर चूजिंग अ राइट करियर। तो हो सकता है कि उसके वो पैरामीटर्स फुलफिल नहीं हो रहे, इसलिए वो बच्चा उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस नहीं हो रहा। तो देन सिंस लास्ट 5 years आई एम इनटू करियर काउंसलिंग ऑल्सो। तो मैं अगर शुरू से बात करूं तो मुझे बनना था क्रिकेटर, बना सीए,
पैशन के कारण मैं टीचिंग करता हूँ और पिछले 5 सालों से पैशनेटली आई एम अ करियर काउंसलर टू। तो इट्स अ वेरी एंगेजिंग एंड वेरी हैप्पी जर्नी सिंस लास्ट 20 years। मतलब बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ को। काफ़ी रोचक सर आपका सफ़र रहा, उसमें हर डायमेंशंस को आपने बखूबी जिया और काफ़ी सफल रहे सर। अभी हालिया समय में देखें 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स लगे हैं, बच्चों के ट्रेंड्स होते हैं, हमें साइंस करना है, हमें नीट जेई करना है वगैरह, और बच्चे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, जैसे अभी आपने कुछ स्टूडेंट्स के आपके एग्जाम्पल्स दिए थे, वो पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरे इसलिए असफल हो रहे थे। क्या ऐसे पैरामीटर्स है जिसको ध्यान में रखकर हम अपने करियर का चुनाव करें? धीरज जी, एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हिंदुस्तान में या इन जनरल बच्चे करियर कैसे चूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके हिसाब से बच्चे कैसे करियर चूज़ करते हैं, बताइए। व्यक्तिगत तौर पे पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके करेक्ट। पास जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आता है, थर्ड फैक्टर होता है जो ट्रेंड चल रहा है सोसाइटी में। करेक्ट। ये 3 चीज़ें होती हैं जनरली, जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स को देख के, फ्रेंड्स को देख के, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस। पीयर्स को देख के, जी कौन से करियर में स्कोप ज़्यादा है, बिल्कुल। पैसा जिसमें ज़्यादा है, जी और या 10th में मार्क्स किस में ज़्यादा है। करेक्ट, ये भी फैक्टर है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सही पैरामीटर है? ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इन जनरल इनमें से कोई सही तरीका है क्या करियर चूज करने? व्हाट शुड बी द राइट वे फॉर चूजिंग अ राइट करियर? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप मांगे तो मैं इंटरेस्ट और स्किल और पैशन, ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से करियर चुनाव का रिकमेंडेशन दूंगा। अभी इंटरेस्ट, आपने जो स्किल, जवाब दिया था उनमें ये तीनों भी नहीं थे। तीनों भी नहीं है। तो आपने सवाल किया और आपने ये आंसर दे दिया। द राइट पैरामीटर टू चूज अ करियर इज इंटरेस्ट एंड स्किल्स। जी पैशन इज समथिंग, एक बंदे को इंटरेस्ट होता है कि भाई मुझे खेलना पसंद है, म्यूजिक पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, दैट इज इंटरेस्ट। और अगर मैं पैशन को डिफाइन करूं तो किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट के बियॉन्ड बहुत ज्यादा पसंद होना इज पैशन। तो इंटरेस्ट और स्किल्स, ये 2 पैरामीटर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई। अब मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? डेफिनेटली चेंज हो सकते बिल्कुल। हैं। स्किल्स ओवर अ पीरियड चेंज होती हैं या नहीं? बिल्कुल, ये भी डायनामिक कंसेप्ट है। तो अगर इंटरेस्ट और स्किल्स चेंज हो रही हैं तो पहली बात तो 10वीं में जब बच्चे को जो भी उसके इंटरेस्ट है या स्किल्स है, पहली बात तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। 10th का बच्चा अपने इंटरेस्ट और स्किल्स जानता है या नहीं जानता है? क्रोनोलॉजिकल एज से थोड़ा इम्पॉसिबल है, थोड़ा, कि उनके एज से वो ये डिफाइन कर पाए लॉन्गर टर्म के लिए। करेक्ट। अगर ये सवाल मैं आपसे भी पूछूं कि आप मुझे अपने 10 इंटरेस्ट एरियाज या अपनी 10 क्वालिटीज़ बताइए, तो शायद एट दिस एज, आप अराउंड 30 होंगे, तो एट दिस एज ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। बिल्कुल। तो अगर ये सवाल मैं 10th के 14-15 साल के बच्चे से करूं तो उसको कैसे पता होगा? करेक्ट। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल कि बच्चे को अपने इंटरेस्ट और स्किल्स 10th में पता हो। तो ये आइडेंटिफाई करके सही करियर चूज करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और सिर्फ ये 2 पैरामीटर्स पे अगर हम करियर चूज करेंगे तो आई थिंक इट वुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म करियर, क्योंकि इंटरेस्ट और स्किल्स दोनों चेंज हो रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट और स्किल्स दोनों चेंज हो रहे हैं और हम इंटरेस्ट और स्किल्स पे करियर चूज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो हमें कोई ऐसा एक फैक्टर चाहिए जो कांस्टेंट है। तो हमारे अंदर ऐसा कुछ है क्या जो सिंस बर्थ टिल डेथ कांस्टेंट है? सर्वाइवल की नीड एक कांस्टेंट हो सकती है। पैदा होते से मरने तक के कोई ऐसी चीज जो कांस्टेंट है? चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको बातें करना बहुत पसंद है। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। अच्छा, ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, जब से देख रहा हूँ तब से। इसको हम क्या कहेंगे?
का नेचर बोल सकते हैं। एकदम परफेक्ट, एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड दिया। नेचर कांस्टेंट है सिंस बर्थ टिल डेथ। अब मुझे बताइए, इसका करियर में कोई लेना देना है क्या? कुछ विशेष नहीं। पक्का? मे भी हो सकता है, अभी आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। मुझे बताइए, आपकी मम्मी को बातें करना पसंद है और आपकी मम्मी को अगर 11th में कोई करियर गाइडेंस एक्सपर्ट मिल जाता और वो बोलता कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाइए, और आपकी मम्मी कंप्यूटर इंजीनियर बन के सिस्टम के सामने दिन भर 11 से रात के 9 बजे तक के कंप्यूटर पे काम कर रही हैं और 1 करोड़ का पैकेज, शर्त ये है कि मम्मी किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि कंप्यूटर के सामने बैठना है, लोग हैं ही नहीं इंटरेक्ट करने के लिए। तो बताइए, कितनी खुश रहती है आपकी मम्मी ये काम करके? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइज तो हैप्पी रहती, बट एक नेचर वाइज थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहता, इनकम्प्लीटनेस रहता। तो कितने लोग हैं आपके हिसाब से जो अपना काम करके खुश हैं आज की डेट में? लेस देन 10%। एकदम करेक्ट। रिसर्च बता रही है कि 90% से ज़्यादा लोग अपने काम में खुश नहीं हैं। तो अगर कोई काम आप जो कर रहे हैं और उसमें खुशी नहीं है, तो कितने दिन वो आप कर पाएंगे? जो भी है, पैसे के लिए सभी लोग कर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन वो जी नहीं रहे हैं, वो जिंदगी काट रहे हैं। तो नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी मम्मी को कोई ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जिसमें बातें करना है, टीचिंग, काउंसलिंग, मार्केटिंग, इस सेगमेंट में अगर आपकी माताजी काम करती हैं, तो उनके लिए वो काम बचेगा क्या? और उसमें वो एक्सेल करेंगी और मज़े से करेंगी। और मेरे हिसाब से मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं, तो पैसा अपने आप आएगा। मैं एक करियर काउंसलिंग के 10,000 फीस चार्ज करता हूँ और मेरे पास वेटिंग रहता है करियर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट। तो ये आपके हिसाब से मेरे लिए बहुत एंगेजिंग, बहुत हेक्टिक है क्या? एक करियर काउंसलिंग को मुझे 6 से 8 घंटे लगते हैं, एक बच्चे की करियर काउंसलिंग। तो डू यू थिंक कि ये मेरे लिए कंबलसम जॉब है या आई एम एंजॉइंग दिस? आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप मुझे जानते हैं कि मेरा नेचर है बातें करना, तो आई एम एंजॉइंग इट। करेक्ट। लेकिन अगर मेरी जगह कोई बंदा है जिसको बातें करना कम पसंद है और वो करियर काउंसलर बन जाए, तो डेफिनेटली वो हेट करेंगे अपने काम को। लेकिन पैसे के लिए करेगा। सर्वाइवल के लिए। So there are 3 parameters to choose a right career, that is interest, skills and nature. And nature is the most important, जो आज तक के कहीं पर भी कोई बात ही नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर, और किसी को पता ही नहीं। अगर कोई जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ चूजिंग अ करियर है, स्कोप देख के, ट्रेंड देख के, पेरेंट्स से, पीयर्स से, इसके बियॉन्ड अगर कोई पहुंच भी रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ पहुंच रहा है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट कायम है, उसको साइंस पसंद है, डाल दो इंजीनियरिंग। उससे बियॉन्ड कोई नहीं पहुंच रहा। ना वो उसके स्किल्स को एनालाइज कर रहे हैं कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता है या नहीं है, और नेचर की तो दूर दूर तक की बात ही नहीं। और जो अभी हमने बात की, बात करने या नहीं करने की, जैसे माताजी को बात करने का शौक है, ये तो एक चीज़ है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है एक इंडिविजुअल के नेचर। तो जो पैरामीटर्स हैं वो ये 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड एक आइडियल, एक सूटेबल, एक राइट करियर चूज करना चाहिए। इसमें सर आपके जो आंसर्स थे, इसमें और एक क्या मुद्दा उठता है यहाँ पे कि करियर डिसाइडिंग फैक्टर्स में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक आइडियल पेरेंटिंग आज के 21st सेंचुरी में, हाईटेक सोसाइटी में गैजेट्स का काफ़ी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, सोसाइटीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो पेरेंटिंग किस तरीके की होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी पेरेंट्स में। पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि गैजेट्स यूज़फुल है कि हार्मफुल है। एक मैं मतलब यहाँ एक पॉइंट रेज करूँगा कि 10th तक के जो बच्चे हैं,
उनके लिए मोबाइल का यूज़ क्या है, मोबाइल का, लैपटॉप का, टैब का यूज़ क्या है? यूज़ नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। अगर वो ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, अवेयर नहीं है उसकी यूज़ यूटिलाइजेशन के लिए, तो कोई यूज़ नहीं है। देखिए, मैं बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेशंस लेता हूँ और मैं इन जनरल क्लास में ये सवाल करता हूँ कि बेटा, आप कितने बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? तो हर बच्चा हाथ ऊपर करता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि मोबाइल के यूज़ क्या क्या है, आपके लिए क्या काम है इसका? तो बच्चे बताते हैं कि सर, हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए मोबाइल का काम आता है, किसी फ्रेंड से बात करने के लिए मोबाइल का काम आता है, हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ता देखने के लिए मोबाइल का काम आता है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए काम आता है। फिर मैं उन सभी को पूछता हूँ कि आपका एक एवरेज स्क्रीन टाइम कितना है? तो कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे, ऐसे सभी अपना अपना स्क्रीन टाइम बताते हैं। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि अभी जो आपने यूजेस बताए थे, उनमें से कितना समय आप यूज़ करते हैं मोबाइल? तो पता चलता है 5, 10, 15 मिनट या आधा घंटा। तो फिर मैं उनको पूछता हूँ सवाल कि फिर आप मोबाइल को यूज़ कर रहे थे या मिस यूज़ कर रहे थे? तो यही उनका आंसर उन्हीं को मिल जाता है कि वो यूज़ नहीं कर रहे थे, वो मिस यूज़ कर रहे थे। अब ये मोबाइल या गैजेट जो है, ये हम एज पेरेंट्स हमारे बच्चों को, बेटा आप ये अचीव कर लो तो मैं आपको मोबाइल दिला के दूंगा, बेटा आप ये अचीव कर लो तो मैं आपको लैपटॉप दिला के दूंगा। तो ये जो हम पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हम बच्चों को डिजिटल गैजेट्स गिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स को समझ आ जाए कि बच्चे को कितना यूज़ है और कितना वो मिसयूज़ करने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स खुद भी अगर खुद का देखेंगे तो हम और आप भी मोबाइल किसी काम से उठाते हैं तो काम करके हाथों हाथ रख देते हैं या उसके ऊपर और 10-15 मिनट एडिशनल वेस्ट करते हैं? डेफिनेटली, और सर्फिंग ब्राउजिंग करते ही हैं हम, हाथों हाथ। हाथों हाथ। तो हम खुद भी 2 मिनट के काम को 20 मिनट लगा रहे हैं, तो सोचिए बच्चे का मन तो और चंचल है। हम तो मैच्योर हैं, हम तो बड़े हैं, हमको तो ज़्यादा अवेयरनेस है, फिर भी हम इतना समय, टाइम उस पर व्यतीत कर रहे हैं। तो बच्चों का तो अभी ये एज जो है, ये इतना नाजुक समय है जो उनकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन लेगा यहाँ से। तो एज पेरेंट्स हमको अवेयर होना है कि ये कितना हानिकारक है, तो उसको, उसका कितना यूज़ है कितना नहीं है, वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एज पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बारे में खुद पहले अवेयर हो और उस पर अभी एक्शन लिया जाए, नहीं तो मैं बहुत सारे केसेस देखता हूँ जो बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस है उसके, अगर अभी डील नहीं किया तो। सर, इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत हाईली इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनमें, काफ़ी शाय किस्म के होते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों को क्या दिक्कत जाती है करियर बनाने में, और ऐसे बच्चों को कैसे हम बूस्टअप कर सकते हैं? धीरज जी, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपके परिवार में सबसे ज़्यादा बातें करने का शौक किसको है? मेरी मम्मी को। आपने बताया मम्मी को। अब मैं उसका अपोजिट पूछना चाहूँगा कि आपके पूरे परिवार में, भले ही एक्सटेंडेड फैमिली में, ऐसा कोई बंदा बताइए जो, जिसको बातें करना बहुत कम पसंद है, जो अपना अलग रहेगा, अपना अलग बैठेगा, अपना अलग मतलब उसको, वो 10 लोगों में रहेगा लेकिन फिर भी अकेला अपना खुश रहेगा। ऐसे किसी बंदे को आप आपकी फैमिली में जानते हैं? अपना खुश रहता है, ऐसा नहीं है कि वो दुखी है, अकेला है मेरे ऑफिस में है, मतलब मनीषा मैडम। तो। एक तो मुझे बताइए, मनीषा मैडम जो है, ये अच्छे इंसान है कि नहीं? अच्छे इंसान तो वैसे वो नहीं बोल रहे, पर है, डेफिनेटली अच्छे इंसान है। उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं या नहीं? बिल्कुल अच्छी क्वालिटीज़ है। तो ये जो चीज है कि बंदा अगर इंट्रोवर्ट है, तो वो इंट्रोवर्ट इसलिए है क्योंकि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखता है, ये पहले तो धारणा गलत है।
जैसे आपकी माताजी को बातें करने का शौक है, वैसे मनीषा जी को बातें नहीं करने का शौक है। तो अगर बातें करने वाले करियर्स है, तो बातें नहीं करने वाले करियर्स भी बहुत सारे हैं। तो ये तो स्वभाव है, नेचर है। तो नेचर, अगर आपकी मम्मी जो है उनको बातें करने का शौक है और आपको क्योंकि मम्मी ज्यादा बातें करती है पसंद नहीं है, तो आप उनको विपश्यना शिविर में भेज दो कि नहीं 10 दिन वहां जाके आ तो तू चुप रहना सीख जाएंगी। तो आपकी मम्मी चुप रहना सीख जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्यों चेंज करना है उनको? तो अगर कोई बंदा इंट्रोवर्ट है तो वो इंट्रोवर्ट रह के भी सही इंसान है। भगवान ने दोनों को बना के भेजा है और दोनों के अलग अलग रोल्स है। अगर सभी लोग बोलेंगे तो सुनेगा कौन? तो इसलिए इट इज नॉट ड्यू टू हर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इट इज बिकॉज ऑफ हर नेचर दैट शी इज एन इंट्रोवर्ट। ये काफ़ी मिसलीडिंग था, मिसकंसेप्ट था अभी तक सोसाइटी में कि इंट्रोवर्ट लोग काफ़ी शाय होते हैं, शाय है लीड बट नहीं दैट कर इज बाय पाते। चॉइस। राइट राइट शाय है, कम बात करते हैं, लेकिन दैट इज बाय चॉइस। करेक्ट करेक्ट, आपने काफ़ी क्लियरली यहाँ पे बताया कि वो उनका नेचर है। हाँ। वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लीड कर सकते हैं। सक्सेसफुल है। मनीषा जी आपके बीच में बैठी हैं, बिल्कुल आपकी बिल्कुल टीम की मेंबर है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी हैं, अच्छी एफिशिएंट है, इसीलिए यहाँ बैठी है ना। इसके बाद सर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसे स्किल्स है जो आज के डेट में कम्युनिकेशंस करने के लिए, सॉफ्ट स्किल्स के लिए हर नहीं क्या इंडिविजुअल को परस्यू करने चाहिए? आप नहीं क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर है, लाइफ कोच है, तो ऐसा क्या एक मंत्र देना चाहेंगे जिससे हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है, जो हमसे जुड़े हुए जो हमारे स्टाफ वर्ग है, उनका सॉफ्ट स्किल, उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़े? क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, इसमें अगेन अभी जैसे हमने 2 मिनट पहले चर्चा की कि कोई बंदा है जिसको बातें करने का शौक है, तो वो व्यक्ति को हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेट नहीं है, वो यूजलेस भी बातें कर सकता है बहुत बार। करेक्ट करेक्ट, मैं बस यही आंसर चाह रहा था कि अगर कोई बंदा एक्सट्रोवर्ट है, दैट डजंट मीन कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ही होगी। और इसका अपोजिट, अगर कोई बंदा इंट्रोवर्ट है तो वो बिल्कुल ही बोल नहीं पाता, ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं क्या? हो सकती है, वो स्पेसिफिक बात करता है, मे भी हो सकती है। और एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो सकती हैं क्या? ये भी हो सकती है। करेक्ट, क्योंकि नेचर और स्किल्स ये दो अलग बातें हैं। अब कोई भी बंदा है, तो भले ही वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, अगर वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे उसको जाना है या जहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन ज़रूरी है, तो नेचुरली दैट पर्सन नीड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप कहेंगे कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो सर कैसे ही डेवलप होगी? पूछिए सवाल। कैसे होंगी? Communication skills is something which can be developed through providing him that platform. आपको वो बच्चे को environment देना है। अगर वो बच्चे को environment मिल रहा है तो he'll gain that confidence to speak amongst people. Communication skills एक सिंपल सी बात है कि अगर वो बच्चे को 10 बार स्टेज पे आने का मौका मिल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। अगर वो 10 लोगों के ग्रुप में उसको बार बार बताया जा रहा है कि आपको बात करना मैंडेटरी, वो बातें कर करके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगा। जैसे हमारा एक शुरू से एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा ही मतलब थिएट्रिकल वे ऑफ टीचिंग है अपने यहाँ। थिएट्रिकल वे ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि जो टीचर है, ही इज द गॉड ऑफ एवरीथिंग। जो टीचर है वो भगवान है। वो आता है और ऐसे हाथ करता है और यहाँ से रेज निकलती है और सारे बच्चे कटोरा लेके बैठते हैं और उनमें कुछ कुछ अंश गिर जाते हैं और वो घर पे लेके चले जाते हैं, ग्रहण करते हैं और वो भी नॉलेजेबल बन जाते हैं। इज दिस हाउ नॉलेज इज टू बी ट्रांसपायर्ड? नो। तो
तो मेरे हिसाब से अपना टीचिंग सिस्टम में अगर इंटरैक्शन बढ़ जाएगा, तो अगर इंटरैक्टिव लर्निंग है, बच्चे को एक सवाल पूछा और सारे बच्चों ने उसका जवाब दिया, तो हो सकता है कि हर बच्चे ने, अगर मैंने आपसे सवाल किया कि इंट्रोवर्ट क्या होता है, और ये सवाल सभी बच्चों से किया, तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ उसका आंसर देंगे। तो उसमें से कुछ सही देंगे, कुछ गलत देंगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़े में देंगे। तो एज अ टीचर मेरा काम है फैसिलिटेटर का, मुझे वो सारे आंसर्स को एक माला में पिरो के उनको दे देना है। इससे क्या होगा कि सारे बच्चे को लगेगा कि आंसर तो मैंने ही दिया था, तो ये तो मेरा ही आंसर है, तो दे वुड गेन कॉन्फिडेंस। और हर एक को जब बोलने का मौका मिल रहा है, तो अगर मैं हर इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो वो एक्सट्रोवर्ट है चाहे इंट्रोवर्ट है, जवाब हर किसी को देना है। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी। तो ये हमको रूट लेवल से इम्बाइब करना पड़ेगा, हमको इस पर बहुत सारे चेंजेस लाने कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जहाँ 50-100 बच्चों को भर भर के पढ़ाया जा रहा है, तो आर दे लिटरली इंटरेस्टेड इन टीचिंग? उसका सिंपल जवाब है नहीं, वो पैसे के लिए कर रहे हैं। पढ़ाया जा सकता है 30 से 40 लोगों में, जहां इंटरेक्शन हर बच्चे से हो, तो वो सारी जो अपन बातें कर रहे हैं स्किल्स जो आगे लगने वाली है, वो तो बचपन से ही डेवलप हो सकती है। अगर वो स्मॉल ग्रुप में, कोहेसिव ग्रुप में पढ़ाई हो रही है, और पढ़ाई हो रही, अभी तो कैसा है, प्रीचिंग शुरू है, टीचिंग नहीं शुरू है, प्रीचिंग। बस मैं आ रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, ज्ञान सब बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं और लेके घर पे जा रहे हैं, और फिर घर पे जाके वो कहीं रख दे रहे हैं, और उसके बाद में अगले दिन उनको कुछ भी याद नहीं। तो ये स्किल सेट सिर्फ कम्युनिकेशन पे मैंने बात की, लेकिन ऐसे सारे स्किल्स जितने भी लगने हैं, वो सारे बेसिक से अगर सिर्फ इंटरैक्टिव टीचिंग हो जाए, तो सारे स्किल्स वैसे ही बढ़ जाए बच्चे। सर, आपके पास कोई ऐसा विद्यार्थी, कोई ऐसी पर्सनालिटी आई जो ये कह रही है कि मेरा जीने का मन नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति की आप काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे? धीरज जी, ये जो आपने सवाल पूछा, ये एक्चुअली मेरे दायरे से दूर है, क्योंकि ये जो टाइप की काउंसलिंग है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। ओके। ये सवाल अगर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आके अगर ये बोलता है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो आई नीड टू रेफर हिम टू साइकाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट इंस्टेंटली, क्योंकि अगर वो मेरे यहाँ से उठ के और रास्ते में जाते जाते ही कुछ कर गया, तो मतलब लीगली आई एम ऑल्सो बाउंड फॉर इट। तो इसलिए ये चीज़ों में आई एम नॉट द राइट पर्सन। बट मैं आपको इससे थोड़ा सा हट के एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरे एक स्टूडेंट का। उसको एक बीमारी है, एक बच्चा था मेरे पास फाउंडेशन इंटर में। वो बच्चे को मस्कुलर एट्रॉफी करके एक बीमारी है, जिसमें उसकी बॉडी पूरी ऐसे श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। उसका बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। वो अगर लिखता भी है तो ऐसे लिखता है, और उसको अपने दूसरे हाथ से उठा के ऐसे फिर से वापस हाथ को यहाँ लाना है, लिखना है। वो व्हील चेयर पे है कॉन्स्टेंटली। अगर उसको अपने रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ करना है, वॉशरूम जाना है, कुछ भी करना है, तो उसके पेरेंट्स को, जैसे हम बोरी को उठाते हैं ना, वैसे बोरी को उठा के ले जाना है, टॉयलेट कराना है, वापस ला के रखना है। आई एम वेरी प्राउड टू से ही इज़ माई स्टूडेंट। हिज नेम इज CA भव्य पलेजा। वो CA कंप्लीट हो चुका है। वो फाउंडेशन इंटर मेरे पास था, और इंटर फाइनल सब कुछ वो फर्स्ट अटेम्प्ट CA। और इंटर में मेरे पास कोचिंग लिया, फाइनल में तो उसने पूरा सेल्फ स्टडी किया, और सेल्फ स्टडी पे CA फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। तो ये अमरावती करो के लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी उसको एक बड़ी अच्छी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब लगा है। उसको एक बढ़िया कितने फिगर आ गए, 6 फिगर का पैकेज है, बढ़िया। और ये जो जर्नी है, ये जर्नी में जितने लोगों का उसको साथ मिला, उसके पेरेंट्स, उसके जितने भी टीचर्स रहे हैं, उसके एग्ज़ाम में राइटर होता है,
जितने भी लोग उसके आसपास, जितने भी लोग उसको जानते हैं, तो एवरीबडी इज रियली रियली हैप्पी कि भाई आज इतने सालों की स्ट्रगल के बाद एक उसने ऐसा मकाम हासिल किया है जो लिटरली सीए को वैसे ही लोग टफ कहते हैं। और सोचिए कि इतनी सारी चैलेंजेस के बावजूद वो बच्चे ने सीए परस्यू किया, और वो भी इतना स्ट्रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सोचिए कितनी कमाल की बात है ये। तो ये खुद में एक जो आप मतलब जो आपका इंटेंशन था सवाल पूछने का कि अगर कोई बच्चा ऐसे बहुत निराश होके आता है तो उसको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, तो ये एक स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा उसकी। प्रतिदिन में उसका पूरा लेख आया था जब वो सीए हुआ था। वो सिर्फ लेख की आप एक बड़ी कॉपी करवा के यहाँ चिपका दीजिए, उसके स्ट्रगल्स आपको उसमें दिखेंगे। तो हर वो बच्चा अगर वो पढ़ता है तो वो सोचेगा यार मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, और वो पढ़ के ही वो मोटिवेट हो जाए। तो उसकी उसकी स्टोरी जो है वो एक लिटरली बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है उसकी लाइफ। सर, आपके मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जो जर्नी है, लाइफ कोच बनने की जर्नी है, आपको कौन मोटिवेट करता है? मतलब आपके इंस्पिरेशन कौन है? कोई पर्सनालिटी रिसेंट टाइम से, हिस्ट्री से, कौन ऐसा है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, मेरा मतलब साइकोलॉजी की फील्ड में जो मेरे मेंटोर है, मेरे गुरु है, मेरे मोटिवेटर हैं, वो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल। मतलब उनकी वजह से ही मतलब हम 5 बहन भाई है, 4 सिस्टर और मैं अकेला, तो शी इज़ द एल्डेस्ट वन। तो मैं अपना एक छोटा सा बचपन का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि हमारी अंबा देवी रोड पे एक बुक शॉप है, रेणुका ग्रंथ भंडार। तो हम 5 बहन भाई और हमारे फादर, हम और घर पे मम्मी संभालती थी, तो हम सातों ने मिलके पूरा पढ़ाई जो है दुकान पे बैठ के, दुकान संभाल के, स्कूल बुक्स का सीज़न होता था, मई जून का महीना रहता था, तो एवरीबडी यूज टू चिप इन। हम सब मिलके मेहनत करके वहाँ से दुकान भी संभालते थे, पढ़ाई भी करते थे, एवरीथिंग। तो हमारा जब चौधरी चौक पे रहना था और कोई भी गेस्ट मिलने के लिए आते थे, तो मेरे फादर आवाज़ देते थे कि बच्चों ये गेस्ट आए हैं मिलने के लिए। तो मेरी चारों सिस्टर आ जाती थी और मैं अंदर रहता था। तो पापा इंट्रोडक्शन कैसे देते थे कि ये चारों बेटे मेरे और मेरी लड़की जो है वो पर्दे के पीछे अंदर छुपी हुई है। तो ऑल 4 ऑफ देम आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। मतलब हमारे घर पे मैं सबसे दब्बू बच्चा हूँ। तो वो चारों इतने एक्सेलेंट रहे हैं कि वो चारों मेरा मोटिवेशन। लेकिन साइकोलॉजी की फील्ड में मैं बहुत एनालिटिकल पर्सन। तो मतलब मैं अगर ट्रेन है 10 बजे की, तो मैं 9 बजे ही जाके स्टेशन पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि आई लव लुकिंग अराउंड पीपल डूइंग समथिंग। कोई यहाँ दौड़ रहा है, कोई वहाँ बच्चे को खाना खिला रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो एनालाइज करना। तो मैं शुरू से ऐसा ही था। तो फिर जब 5 साल पहले मैंने आपको किस्सा सुनाया है कि भाई बच्चों के करियर से रिलेटेड मैंने दीदी से बात की, तो आई गॉट वेरी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो सीखने वाली चीज़ है। तो मैंने साइकोलॉजी की फील्ड में एंटर किया, आई गॉट ट्रेंड अंडर हर। मैंने एमए साइकोलॉजी भी स्टार्ट किया, एमए साइकोलॉजी परस्यू करना भी स्टार्ट कर दिया। उनके बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए। उनकी कंपनी है फीलिंग माइंड्स करके, फीलिंग माइंड्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको खड़ा करने में आई हेल्प्ड हर। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। एक लास्ट में ये पूछना चाहूँगा सर मैं आपसे कि सीए की प्रिपरेशन करना डिफ़िकल्ट होता है या सीए का काम करना डिफ़िकल्ट होता है? आप दोनों भी कर चुके हैं, तो मैं आपको अभी दोनों का बहुत सिंपल जवाब देता हूँ। मैं मेरी दिनचर्या बताता हूँ आपको। मैं सुबह 7 से 11 कोचिंग करता हूँ, 12 से 8 में सीए की प्रैक्टिस करता हूँ, और रात को 9 से 10 बैडमिंटन खेलता हूँ डेली, जिला स्टेडियम पे, आई में हॉल। पे। तो मुझे बताइए ये शेड्यूल आपके हिसाब से एक बहुत बढ़िया शेड्यूल है? क्या मज़ा आता होगा सर आपको, या बहुत हेक्टिक शेड्यूल है? अपने काम को पसंद करते हैं, आपके हॉबीज़ इंटरेस्ट भी उसमें प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एंजॉय कर रहे हैं, बट टफ भी है ये जो आपने शेड्यूल बताया है।
ऑलमोस्ट 14 घंटे का उसमें वर्किंग आ रहा है आपका, उससे भी ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊं, मेरे को 6 दिन मेरे कहाँ जाते पता नहीं चलते, लेकिन संडे काटना मेरे लिए मुश्किल। इस संडे को सुबह मैं बैचेस ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद दिन भर अगर भाई कोई काम नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं, तो मैं मगरमच्छ बन जाता हूँ, मैं पड़ा रहता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मैं खुशी खुशी पढ़ा हूँ, कुछ काम नहीं है करने के लिए इसलिए पढ़ा हूँ। मैं बाकी 7-6 दिन इतना एंजॉय करता हूँ अपना ये शेड्यूल कि अगर किसी दिन कोई कारण से बैच नहीं है या कुछ नहीं है, या बैडमिंटन किसी कारण से छूट रहा है, तो मुझे कुछ कम लगता है। तो कोई भी चीज़ लाइफ में, जो आपका सवाल था कि सीए टफ है या सीए की प्रैक्टिस टफ है, तो ये जो मैं बच्चों को भी पूछता हूँ कि बच्चे आके कहते हैं कि सर इस बार पेपर टफ आया। हर एग्ज़ाम के बाद में कोई भी एग्ज़ाम बच्चे दे के आते हैं तो 100 बच्चे बाहर निकलते हैं, तो इस बार का पेपर टफ आया, इस बार का पेपर इजी आया। हर एक बच्चे का अलग प्रतिक्रिया रहती है। वो प्रतिक्रिया इज बेस्ड अपॉन हिज क्या कहते हैं, उसकी जो पढ़ाई थी, जो तैयारी थी, उस पे बेस्ड आंसर है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करके गया और आप पढ़ाई करके गए, क्वेश्चन पेपर सेम है, तो आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर और मेरे लिए, तो क्वेश्चन पेपर इजी या हार्ड है क्या? तो वो इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है ना। तो सीए हार्ड या इजी है क्या? पर्सपेक्टिव, प्रिपरेशन सबकी सीए की डिफरेंट है। प्रैक्टिस हार्ड या इजी है क्या? ये आप ही बता सकते हैं। नहीं, अगर मैं एंजॉय कर रहा हूं तो। बिल्कुल नहीं फिर। और अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, यार क्या रोज इनकम टैक्स के रिटर्न की डेट आ गई, जीएसटी के रिटर्न की डेट आ गई, वो प्राइवेट लिमिटेड के रिटर्न नहीं गए, अब तुमसे साहब मेरे को बोलेंगे यार उसकी पेनल्टी लग गई, अब आप भरो। तो ये अगर मैं काम सही से नहीं कर रहा हूँ या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपने प्रोफेशन से, तो वो अपने आप प्रोफेशन क्या बन गया? टफ। टफ बन गया। लेकिन अगर मुझे मज़ा आ रहा है वो डेडलाइंस को, अगर आई एम एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, मुझे डेडलाइन अगर 30 सितंबर ऑडिट की लास्ट डेट है, और मेरे ख्याल से 10 या 15 सितंबर के यहाँ बाद में मेरे कोई ऑडिट नहीं होते, 15 के पहले कंप्लीट हो जाते, तो आई एम एंजॉइंग। तो वो अगेन इंडिविजुअल परसेप्शन है। एक सीए की नज़र से आप, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान अर्थव्यवस्था को आप किस तरह देखते हैं? जो हमारा टैक्सेशन का रिजिम है, जीएसटी है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? आपके क्या ओपिनियन है इस पे? मैं इस पे ओपिनियन वैसे तो देना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है, अभी जो वर्तमान हालात है इसमें अगर आप गवर्नमेंट के फेवर में बोलते हो तो आपको भक्त का, अंधभक्त का टैग मिलता है, और अगर अगेंस्ट बोलते हो तो चमचे का। तो पॉलिसीज जो हैं उस पर एक अनबायस्ड ओपिनियन भी दें तो भी एजुकेशनिस्ट एज ए एक्सपर्ट, आप मैं वही कह रहा आपका हूँ कि ओपिनियन में देखिए, जानना चाहूँ। ओपिनियन इस पे वो अपन अलग ही टॉपिक रखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली सर। वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो। ठीक है सर, एक लास्ट में आपके हिसाब से एक वन लाइनर सक्सेस मंत्रा क्या है? वैसे तो वन लाइनर सक्सेस मंत्रा नहीं होते हैं, फिर भी ऐसे कुछ शब्द बता दीजिए, ये कर लीजिए, लाइफ में सक्सेस हो जाइए। आपका क्या सक्सेस मंत्रा है? जैसे ओशो कहते थे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ऐसे हर किसी का एक सक्सेस मंत्रा, टिप्स होता है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों के लिए? इफ़ यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। ग्रेट, थैंक यू सर। तो ये आशीष अग्रवाल सर, जिन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। मैं उपस्थित यहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स है, ऑडियंस है, विद्यार्थी हैं, उनसे निवेदन करूँगा अगर उनके कुछ प्रश्न हैं सर से पूछने के लिए तो निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून। फिर आप माय नेम इज़ मनीषा। सर मेरा बेटा है, अभी 8 में है वो, लेकिन उसको मैं जब भी पूछती हूँ कि तुझे क्या बनना है तो वो बहुत कंफ्यूज रहता है सर।
जैसे मैंने बहुत से बच्चे देखे कि वो जब छोटे होते तब से उनको लगता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, लेकिन इसको मैं पूछती हूँ तो ये ऐसा कन्फ्यूजन आंसर देता है मुझे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए सर? मुझे वेट करना चाहिए या फिर क्या सुझाव देंगे सर आप इसके लिए? जी मनीषा जी, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करियर कैसे चूज करें उसके रिलेटेड एक छोटा सेगमेंट लिया था, जिसमें मैंने बताया कि 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड करियर चूज करना है। इट शुड बी द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, हिज स्किल्स और उसका नेचर। ये तीनों चीजें आप अपने बारे में आज जानती हैं क्या? आपको स्किल्स के बारे में तो पता है सर मुझे। जैसे स्वभाव सर ने जैसे बोला कि मैं ऐसी हूँ, तो जैसे कम बोलना, काम का बोलना, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जैसे एटमॉस्फेयर देख के भी मूड चेंज हो जाता है सर, तो वो हिसाब से रहता है। और मेरा बेटा बहुतांश मेरे जैसा ही है स्वभाव में। नहीं, मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप अपनी 10 क्वालिटीज बता सकेंगे अभी? ट्राई करती हूँ सर। चलिए कोशिश कीजिए। जी मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, अच्छा लिख लेती हूँ, वेरियस न्यूज़पेपर्स में मेरे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। जैसे और मुझे रीडिंग का शौक़ है सर। शौक नहीं पूछा मैं, अच्छा, शौक इज इंटरेस्ट। स्किल्स, ओके। मैं पूछ रहा हूँ आपकी अच्छी क्वालिटीज़ में जैसे सब लोग बोलते हैं कि मेरा स्वभाव अच्छा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं स्वभाव से अच्छी हूँ। और जैसे रिलेशन, जैसे किसी के साथ दोस्ती करना हो तो सर मैं जल्दी से दोस्ती कर लेती हूँ, ये मेरा अच्छा स्वभाव एक। और अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है सर बाकी के बारे में। आप कह रही थी कि मैं अपनी स्किल्स जानती हूँ, तो आपकी शादी हो चुकी है, आपके पति आपको सिर्फ 5 गुणों के भरोसे इतने साल से चला रहे हैं क्या? बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर, लेकिन आप खुद अवेयर नहीं। एट दिस एज आप खुद को नहीं जानती और आप सोचती हैं कि आपका 8th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल्स, अपना नेचर सब जान ले और करियर डिसाइड कर ले आज ही। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सर कि वो डिसाइड करे, एटलीस्ट मुझसे कुछ शेयर भी करे वो कि उसे क्या बनना है। तो वो कंफ्यूज रहता है, तो ऐसे इसमें मैं उसको कैसे समझाऊँ कि क्या बनना चाहता है इज व्हाट यू आर आस्किंग, कि करियर कौन सा चूज करना है। मैं दूसरे शायद मेरे वर्ड्स अलग है, लेकिन क्या करना है मीन्स कौन सा करियर चूज करना है, तो वही सवाल है ना ये। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे बताएगा? अच्छा, वो जानता ही नहीं अभी खुद को। अगर ये सवाल आप आज खुद से भी करो तो इन तीनों पैरामीटर्स का जवाब आप भी नहीं दे सकते। इसीलिए पूरा साइंटिफिक प्रोसेस तैयार हुआ है, जो मैंने आपको बताया। मेरी सिस्टर जो है डॉक्टर चीनू अग्रवाल, उन्होंने एक बहुत डिटेल में इस पे शोध की है, बहुत सारा उनका काम है। और हम एक करियर काउंसलिंग जो मैं करता हूँ, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट, जो उनका डिज़ाइन किया हुआ पूरा सॉफ्टवेयर है। और एक करियर काउंसलिंग को मुझे 6 से 8 घंटे लगते हैं, जिसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके बच्चे ने क्या करना चाहिए या उसके लिए कौन से सही करियर्स हैं। वो खुद जानता ही नहीं तो कैसे बताएगा आपको? क्योंकि एक इंसान को 100 चीज़ें पसंद हो सकती, लेकिन 100 करियर तो नहीं बनाने। एक इंसान के अंदर 25 क्वालिटीज हो सकती। एक इंसान का स्वभाव, हर इंसान का स्वभाव अलग है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो करियर्स के ऑप्शंस आएंगे, कितने करियर्स है आपको पता है दुनिया में? एक अप्रॉक्सीमेट फिगर, एक रैंडम फिगर बोलिए, एक अंदाजे से। 150। आप अगली बोली लगाइए। लाखों करोडो आहेत ते आपण पण डिफाइंड करियर्स आर अराउंड 12,000 प्लस करियर्स, जो मुझे एक लिस्ट मिल गई
एक डिफाइंड करियर्स की लिस्ट है एक वेबसाइट पे, जहां 12,000 प्लस करियर्स हैं। और जितने लोग अभी हम रूम में मौजूद है, अगर हम सब मिलके भी लिस्ट बनाएंगे तो कितने करियर्स हमको पता है सब मिला के, बिलो 100। करेक्ट। तो जब हमको करियर्स ही नहीं पता, हमको नहीं पता, तो बच्चे को क्या पता है? बच्चे को क्या पता है जो उसका दोस्त कर रहा है, या उसके आपके घर परिवार में जितने लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कोई मेरे जैसा अगर सीए है आजू बाजू में तो सीए पता है या लॉयर पता है, इसके अलावा क्या पता है बताइए? तो हाउ कम यू एक्सपेक्ट कि वो बच्चे ने आज ही बता देने को ना कि मुझे क्या करना है। जो बच्चे आज, जो आपने उसके साथ में ऐड किया कि कई बच्चे पहले से डिसाइडेड रहता है कि उनको यही बनना है, देखिए वो करियर बन तो जाएंगे। वो उसने बच्चे ने सेकंड स्टैंडर्ड में ठान लिया था कि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, और उसके माँ बाप ने भी उसको वैसे ही एनवायरनमेंट दिया, सब कुछ दिया, वो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए। लेकिन क्या वो लाइफ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में ही अगले 60 साल बिताएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड उसको समझ में आएगा कि मुझे इसके अलावा क्या पसंद है। मैं सीए बन गया, सीए बन के भी सक्सेसफुल, लेकिन मैं सीए के साथ में अपनी खुशी कहाँ ढूंढ रहा हूं? टीचिंग में, काउंसलिंग में। तो हर इंसान ऐसे अपना पूरा करियर पाथ भी चेंज करता है ओवर अ पीरियड। तो अगर ये 10th में प्रॉपर साइकोमेट्रिक असेसमेंट मुझसे करा के, मैं फिर से बोलूंगा कि हर कोई जो करियर काउंसलिंग कर रहा है वो सही कर रहा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग जस्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड स्किल्स। नेचर को कोई कंसिडर नहीं कर रहा, जो सबसे मेन फैक्टर। तो इसीलिए आपको 1 साल और वेट करना है, 9th हो जाने दीजिए, पैनिक मत कीजिए। 9th के बाद मेरे पास आइए, तब तक के 10,000 रुपये जमा कर लीजिए, या शायद इन्फ्लेशन बढ़ा लीजिए और 1,000 रुपये लग जाएंगे शायद अगले साल तक के, तो 11,000 रुपये जमा कर लीजिए तब तक के, और अगले साल बच्चे के साथ, पति के साथ आ जाइए, शांति से बैठ के अपन करियर चूज करेंगे, उसको तब तक के एक्सप्लोर करने दीजिए। 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चे को दुनिया दिखाइए, बच्चे को बताइए क्या क्या है, लेट हिम बी अवेयर, बस। उसके बियॉन्ड उसको कुछ भी मत प्रेशर कीजिए कि भाई बता बता। और अगर वो बच्चा आपके जैसा है और आप कहती हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो ये बच्चे जो होते हैं वो बता के, बोल के नहीं बताते। उन लोगों के लिए तो करियर काउंसलिंग मैंडेटरी है, क्योंकि वो टेस्ट में असेस होके आएगा कि उसके लिए क्या करियर्स पे। आई होप थैंक यू सर। given you the right answer. सर वो साइंस वाला क्वेश्चन, सब बच्चे साइंस क्यों चूज करते है एक ने क्या नैरेटिव सेट किया गया सोसाइटी द्वारा कि सभी बच्चे साइंस की तरफ जाते हैं तो ही सफल होते हैं, क्या ये मिथ है या रियलिटी है? धीरज जी, फिर से आपने एक एकदम इंट्रिगिंग क्वेश्चन पूछ लिया है। मुझे बताइए, अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो 10th तक के बच्चों को कॉमर्स के कौन से सब्जेक्ट्स, 10th तक के सिस्टम में कॉमर्स रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे? एक इकोनॉमिक्स हो सकता है, थोड़ा 20 मार्क का इतनी सी बुक आती हो, 40-50 पेज की शायद, अभी भी उतनी है। यानी मैंने जब पढ़ा था तो एक सिर्फ 40-50 पेज की इकोनॉमिक्स की, बस उतना 20 मार्क की बुक थी, बस उतना ही। और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज़ में ही इकोनॉमिक्स आ रहा है, साइंस में फिर मैथ्स में थोड़ा बहुत जो कुछ बेसिक अकाउंटिंग नहीं, कैलकुलेशन। आर्ट्स विषय में क्या है हमारे आर्ट्स पास? से जुड़े हुए काफ़ी है, मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आ बस। जाता है, लिटरेचर्स आ जाते हैं, लैंग्वेजेस आ जाती है, अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो। साइकोलॉजी? साइकोलॉजी से नहीं। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम लिमिटेड है। बायस्ड है टुवर्ड साइंस? लिमिटेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बायस्ड है टुवर्ड साइंस। बिल्कुल। तो अगर हमारे बच्चे भी, जब करियर चूज करने की बात आती है 10th के बाद, तो अगर बच्चे ने 10th तक के सिर्फ पनीर खाया है, 10th तक के उसको सिर्फ पनीर खिलाया गया, और 10th के बाद में उसको बोला बेटा आपको पनीर खाना है, आलू खाना है कि बैंगन खाना है,
उसने आलू और बैंगन का टेस्ट किया है क्या? नहीं। नहीं किया। तो अब या तो बच्चा पनीर खा खा के इतना ट्रेन हो गया कि अब मैं पनीर ही खाऊंगा, आलू या बैंगन टेस्ट भी नहीं करूंगा, और या पनीर खा के इतना उब गया है कि बोलेगा पनीर छोड़ के मैं आलू बैंगन में से कुछ भी खा लूंगा लेकिन पनीर नहीं खाऊंगा। तो हमारे यहाँ कॉमर्स या आर्ट्स में बच्चे जो जाते हैं दैट इज बाय चॉइस और बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। क्योंकि उनको पनीर नहीं खाना है इसलिए वो कॉमर्स या आर्ट्स, या मैं जो एनालॉजी दे रहा हूं आपको कि वो आलू या बैंगन की थाली की तरफ मुड़ते हैं और फिर देखते हैं कि बैंगन की थाली को तो कोई हाथ ही नहीं लगा रहा, तो चलो क्या करते हैं, बैंगन खा लेते हैं, आलू खा लेते हैं। आलू खा लेते हैं। तो आलू इज कॉमर्स। क्योंकि साइंस नहीं करना है तो कॉमर्स में आते हैं, या कॉमर्स भी नहीं कर सकते हैं तो आर्ट्स में जाते हैं। बाय चॉइस कॉमर्स या आर्ट्स कितने लोग ले रहे हैं? 1% से भी कम होंगे शायद। तो ये क्यों है? क्योंकि अभी मेरे पास एक 3 दिन पहले एक बच्ची मेरे एकेडमी में 11th में एडमिशन ले चुकी थी, 8-10 दिन आई भी कॉमर्स के 11th की क्लास के लिए। फिर स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आया, वो बच्ची को कुछ 92-93% आ गए। तो बच्ची के सारे फ्रेंड साइंस कर रहे हैं, तो उसको बड़ा अकेलापन महसूस हुआ, यार मैं कॉमर्स में जा रही, मेरे फ्रेंड सारे जेई कर रहे हैं। उसके मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची सबने मिलके ये समझाया कि बेटा तेरे को कॉमर्स करना भी है तो 11-12 के बाद कर ले, अभी क्यों करना है, 11-12 तो साइंस ही कर ले। तो जो फील्ड उसको करना नहीं है फिर भी आज तो 11-12 साइंस ही कर ले। अच्छा, वो बच्ची आई मेरे पास कि सर फीस तो भर दी थी ना, तो फीस वापस मांगने के लिए तो आना पड़ेगा, नहीं तो परवारी ही गायब हो जाती थी। तो फीस दे दी थी तो आना पड़ा, सर मुझे नहीं करनी है। मैं बोला ठीक है, फीस तो पूरी वापस मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरे को साइंस क्यों करना है? तो बोले सर मेरे को नीट करना था पहले से। तो मैं बोला फिर कॉमर्स क्यों ली? तो बोले सर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। तो बोला ठीक है, तो अब कैसे हो गई? नहीं सर फिर मैंने डिसाइड की कि चलो इंजीनियरिंग कर लेते। कुछ बात समझ में आ रही? नीट करना था, करने सीए गई, और अब क्या करने जा रही? इंजीनियरिंग। क्यों? फाइनेंशियल कंडीशन। हाँ, तो इंजीनियरिंग में पैसे नहीं लगते क्या? हाँ वही, पैसे लगते सभी हैं, जगह लगते लेकिन हैं। सोसाइटी में सबके हिसाब से सही करियर कौन सा? साइंस। मैं उसको 1 घंटे तक के इंजीनियरिंग भी नहीं, वो बोली पीसीएम ले रही हूँ, जेई करना है, सॉरी इंजीनियरिंग भी नहीं, जेई। मैं बोला जेई करना है, लेकिन तेरे को आगे करना क्या है? कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, XYZ कुछ भी नहीं। बोले सर बस मेरे को साइंस लेना है। अरे मैं बोला करियर कौन सा करना है? इस जेई कर रही ना, मतलब उसको जेई के बियॉन्ड भी नहीं पता है बच्ची को, ये हालत है। लेकिन जो बताने वाले हैं, जो लोग हैं आजू बाजू में, दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि कॉमर्स में कितना स्कोप है, कितना कुछ है। मतलब अभी हमारे ICAI के जो प्रेसिडेंट है, लास्ट मंथ मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा। टोटल इंडिया में, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन इज 1.45, मतलब 145 करोड़। तो 145 करोड़ में कितने सीए हैं आपको पता है? नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया अराउंड 50 लाख। उसका 10% करके उसको 80% कर दीजिए। 50 लाख का 10%, 5 लाख। उसका 80%, 80% 80%, 3.5 लाख के आसपास, 4 लाख। 3,95,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूरे इंडिया में। और ये कब से है? 1949 से, यानी 75 ईयर्स में टोटल सीए कितने हैं इंडिया में? 4 लाख के अराउंड, मैक्सिमम 4 लाख। और पास्ट मंथ में ICAI प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में 2030 तक के अराउंड 35 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी हम 2024 में खड़े हैं, अगले 6 साल में 31 लाख सीए बनेंगे। कब?
जब सीए के लिए लोग परस्यू करेंगे, लेकिन लोगों को परस्यू क्या करना है? साइंस। साइंस। तो कॉमर्स में स्कोप नहीं है। बहुत ज़्यादा है बट लोग अवेयर नहीं है। करेक्ट। जी सर, ये आपका एक जो क्लियर करना था करियर गोल डिसाइडिंग फैक्टर्स में कि बस साइंस ही एक करियर ऑप्शन नहीं है, अदर जो स्ट्रीम्स है स्पेशली कॉमर्स में भी वेरियस करियर ऑप्शंस है, ये आपने काफ़ी क्लियरिटी से यहाँ पे स्पष्ट किया। विद्यार्थियों को इसी माध्यम से एक नया करियर ऑप्शन विथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपने फैक्ट्स के साथ यहाँ बताया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एप्टेड एजुटेक अकेडमी में आशीष अग्रवाल सर का एक इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट गाइडेंस देने के लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं एप्टेड एजुटेक अकेडमी के चेयरमैन टोंगसे सर से निवेदन करूँगा कि सर का स्वागत सत्कार सम्मान करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।